हेलो बच्चों। तो रात के 1 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं एआईसी लाइव पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और आज है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर 2। बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और आज का जो एजेंडा है, बेसिक लेक्चर हम कर चुके थे, इंट्रोडक्शन कर चुके थे, जो बेसिक डेफिनेशंस और जो टर्म्स जहाँ मिसिंग होते हैं या कॉन्सेप्चुअली हम उसको ग्रैब नहीं करते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने दूर कर दी थी। अगर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर देख लो। ऑल्दो कम ही लोग देख रहे हैं, पर जो देखेंगे उन्हें समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट से भरपूर है और मिसकंसेप्शंस नहीं है। आज का एजेंडा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे बहुत आसान ना समझिए, ऑल्दो आसान ही है, बट इसे लेना उस तरह है कि हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हम थियोरी को बहुत डिटेल में और समझ कर कहाँ फ्लॉज होते हैं अंडरस्टैंडिंग में, उन चीज़ों को देखकर आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे स्किप करके आगे बढ़ना हो वो ठीक बात नहीं है। तो चलिए भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है समझें। कोई आपके पास एक लेट्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैं तो ऐसा मान लेता हूँ। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको आपने मिरर बना दिया है, तो ये एक तरह का मिरर हो गया। स्मूथ मिरर है, थोड़ा सा कर्वीलीनियर है पर स्मूथ है। इस पर एक रे इंसिडेंट हो रही है किसी एक जगह पर, और हम इस पर एक इंसिडेंट रे बनाते हैं। एंड यू नो कि यहाँ कहीं नॉर्मल प्लॉट करना होता है। नॉर्मल प्लॉट कैसे होता है उसका भी प्रूफ हो सकता है, बट मैं बताता हूँ कि ये जो चीज़ है ये नॉर्मल कहलाती है। और यकीन जानिए कि नॉर्मल जो है वो कुछ और नहीं, परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम है। भाई साहब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो रे इंसिडेंट हुई है, फॉल करी है मिरर पे या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना रही है उसे आई कहते हैं। बाउंस बैक होकर रे चली जाएगी, ठीक है, अच्छा जाने दो। और ये जो रे जा रही है इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये उतना ऊल जलूल सा मिरर क्यों बनाया है, सीधा प्लेन मिरर क्यों नहीं बनाया, ये बताने के लिए, ये तुम्हारे दिमाग में सेटल करने के लिए कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ प्लेन मिरर पे काम नहीं कर रहे हैं, वो हर तरह के मिरर पे काम कर रहे हैं। तो जब इतना रैंडम शेप जो मैंने अभी बना दिया इस पर काम कर रहा है तो बाकी सब जगह तो काम कर ही रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत बढ़िया। तो कोई नियम वियम है आपके पास? हाँ, लॉज हैं, बताता हूँ, देखो। पहला नियम क्या है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, मैं लिख भी दे रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है लाई इन द सेम प्लेन। एक ही सरफेस पे तीनों चीज़ें लाई करती हैं, और वो सरफेस मिरर की सरफेस नहीं है, मिसकंसेप्शन दूर रखना। अभी मैं एक और डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि कौन सा प्लेन होता है। और सेकंड लॉ ये कहता है कि हमेशा एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होते हैं, प्रोवाइडेड एंगल आई और एंगल आर नॉर्मल से मेजर किए जाएं। तो ये सरफेस कौन सा है ये देख लेते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए एक सरफेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक टेबल टाइप कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टेबल है इसका टेबल टॉप ही मिरर है ना। ये टेबल टॉप क्या है बेटे? मिरर है। बढ़िया। इस मिरर पे मैं एक जानबूझकर बड़ी सी सरफेस इमेजिन कर रहा हूं जो कि इमेजिनरी है, और तुम इस बात को देख पा रहे हो कि जो इमेजिनरी सरफेस मैं बना रहा हूं वो किस तरह से पास हो रही है ना। वो इमेजिनरी सरफेस कैसे जा रही है। तो आई होप ये बात तो समझ में आ गई होगी।
कि कैसे पास हो रही है। नहीं भी आ रही तो 2 मिनट में दिख जाएगी, डोंट वरी। इस तरह से, और ये वाला चीज़ और नीचे। तो सरफेस समझ में आई, परपेंडिकुलर टू मिरर। तो जो इंसिडेंट रे फॉल कर रही है ना बेटा, वो मिरर पे फॉल कर रही है ऊपर से, इस तरह। और जो नॉर्मल हम बना रहे हैं बेटे, वो ऐसे मिरर पर ही नॉर्मल बना रहे हैं। ये एंगल आई है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी तरह से निकल जा रही है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये एंगल आर है। तो जो ये शेडेड रीजन मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये शेडेड रीजन एक्चुअली वो सरफेस है, वो प्लेन है जिस पर ये तुम्हारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करते हैं। ये वो प्लेन है जो प्लेन मैं तुमको बना के अभी दिखा रहा हूँ। थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, थोड़ा अटपटा हो जाएगा बट ठीक है, दिखाई दे रहा है। समझे भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिरर की सरफेस पर लाई नहीं कर रहे हैं, एक इमेजिनरी सरफेस है उस पर तीनों लाई कर रहे हैं। तो अगर तुम अपने पुराने डायग्राम में आओ तो जिस स्क्रीन पर तुम देख रहे हो ये मिरर है, और स्क्रीन की सरफेस जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, उस ब्लू वाली सरफेस पे ही इंसिडेंट रे है, उसी पर नॉर्मल है, उसी पर रिफ्लेक्टेड रे है। तो तीनों उसी पे लाई करती हैं। ठीक है, और I इक्वल टू आर होता है। ये सेकंड लॉ है, और सेकंड लॉ ही बेटा काम का है। अब बात आती है सेकंड लॉ काम का है वो ठीक है, पर क्या उसका कोई प्रिंसिपल है, कोई ऐसा लॉ है जो उसे प्रूव करे, वैलिडेट करे कि हाँ वो सही बात है? तो ज़रूर है। एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल, और ये बताता है कि I इक्वल टू आर कैसे होता है। वैसे और भी नियम है, इनका भी एक तुक्केबाजी वाला रूल है, पर ठीक है जो है देखना पड़ेगा। बड़ी इज्जत से देखा जाता था एक ज़माने में इनके इस रूल को। फर्मेट्स का ये मानना था कि जो नेचर है बहुत एफिशिएंट है, और वो ऐसे काम करता है जिसमें नेचर मोर प्रोडक्टिव हो जाए, है ना, नेचर को कम से कम एफर्ट करना पड़े और नेचर को कम से कम समय लगे। तो उनका मानना था कि भाई लाइट ए पॉइंट से निकली, मिरर पे टकराई और टकरा के बी पे चली गई। क्योंकि हम I इक्वल टू आर को ट्रू साबित करना चाहते हैं, तो अभी तक हमें पता नहीं है कि I इक्वल टू आर होता है या नहीं होता है। तो फिर ए से आप किसी रे को निकालिए और बी पर पहुंचाइए। तो ए से रे को निकालकर बी पर पहुंचाने के तो बहुत रास्ते हो सकते हैं। इनमें से लाइट कौन सा रास्ता चुनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वही डिसाइड करेगा कि I इक्वल टू आर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कौन सा रास्ता लाइट चलने के लिए चूज करेगी, यानी विच पाथ विल बी टेकन बाय लाइट, इस चीज का आंसर इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि लाइट क्या, नेचर में कुछ भी ऐसा कोशिश करता है कि उस पाथ को फॉलो किया जाए जिसमें मिनिमम एक्शन लगे या मिनिमम टाइम लगे। तो हम टाइम वाला शब्द लेके चलेंगे। लाइट टेक्स द पाथ विच टेक्स मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम किसके लिए? तो अगर उसे ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक जाना है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो ऐसे रास्ते से जाएगी जिस रास्ते पर लाइट को मिनिमम टाइम लगे। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो ये मिनिमम टाइम के लिए हमें नहीं पता है कि किस रास्ते से जाएगी, तो हमने एक बात तय कर ली कि ये वो रास्ता है जिससे उसे जाना है। और देर आफ्टर एक हमने नॉर्मल भी बना लिया जानबूझ के, क्योंकि नॉर्मल से एंगल मेजर करेंगे, और इनकी इसी बेसिक थियोरी को इस्तेमाल करके हम ये साबित करेंगे कि देखो फर्मेट्स प्रिंसिपल से I इक्वल टू आर ट्रू साबित हो गया। ये एंगल I है और आप इस एंगल को R कह दीजिए। ए से निकला और बी पे गया, ऐसा कुछ हमने फिक्स कर रखा है ये कि ए से निकला और बी पर गया। तो ये रहा, ये रहा। अब ध्यान से देखिए,
ये ए से बी की जो लाइन जो है इसे एल कह देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये पी पॉइंट कहाँ आने वाला है और किस जगह पे स्ट्राइक करने पर मिनिमम टाइम लगेगा, तो हम पहली वाली चीज़ को एक्स कह देते हैं। तो ये दूसरी जो दूरी है ये एल माइनस एक्स है। मुझे इसमें कोई तकलीफ़ नहीं दिखाई दे रही? हाँ, नहीं दे रही। इसे आप L1 कह लीजिए, इसे आप L2 कह लीजिए, इसे आप H1 कह लीजिए, इसे आप H2 कह लीजिए। ठीक है, लाइट पहले L1 चली फिर L2 चली, उसकी स्पीड c थी, तो टाइम कितना लगा? तो मैंने कहा टोटल टाइम का मतलब होगा L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, जिसे L1 बाय सी प्लस L2 बाय सी कह सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, है ना। तो ये बेसिक बचपन की थ्योरी है, तो वो तो आती ही होगी। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर मैं ये कहूँ तुमसे कि उसने कहा है कि उस पाथ को चूज़ करो जिसमें मिनिमम टाइम लगे, तो जब भी कभी फिज़िक्स में, मैथ्स में मिनिमम या मैक्सिमम की बात आती है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि डी टाइम बाय डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो? क्योंकि यही तो वैरी करेगा। हमें नहीं पता ना कौन सा पाथ चूज़ किया गया है। पाथ ना पता होने का मतलब होता है कि हमें ये नहीं पता है कि किस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, मतलब यहाँ से जाने वाली है कि यहाँ से जाने वाली है कि बीच से जाने वाली है, क्या होने वाला है। तो वो x ही वेरिएबल है, क्योंकि अगर यहाँ से जाएगी तो x इतना होगा, यहाँ से जाएगी तो x इतना हो जाएगा, यहाँ से जाएगी तो x इतना हो जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। 1/c तो हम कॉमन ही ले लें, और d बाई डी एक्स, क्योंकि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है ना, L1 प्लस L2। और इस डिफरेंशिएशन को जानबूझ के ज़ीरो के बराबर रख दो। कोई बच्चा पूछेगा कि सर कैसे डिफरेंशिएशन को ज़ीरो के बराबर रख रहे हैं, तो वो सिंपल सा आइडिया है। डिफरेंशिएशन को ज़ीरो के बराबर इस सेंस में रखा जा रहा है क्योंकि आपने मिनिमम और मैक्सिमम की बात की है। मिनिमम और मैक्सिमम के केस में फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो रख के ही चेक किया जाता है। तो ये कहानी हो गई। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन का फंडा आ गया है। सी तो चला गया मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो के साथ, तो ख़त्म ही हो गया। अब यहाँ पे L1 और L2 की वैल्यूज़ डालते हैं। ज़रा ट्रायंगल को एक बार देखना और चेक करना। ये ट्रायंगल है, इसमें L1 कैसे निकाला जा सकता है और L2 कैसे निकाला जा सकता है। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि L1 की जगह तुम लिख रहे होगे h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यानी कि रूट। उसी तरह से अगर तुम देखो इस ट्रायंगल में L2 की वैल्यू लिख रहे होगे h2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2, है ना, पाइथागोरस लगाया। तो बस आप क्या करें, L1 की जगह L1 की वैल्यू डालें और L2 की जगह L2 की वैल्यू डालें। और क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो था मिनिमा के लिए, तो ज़ीरो ही हो गया। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, d बाई डी एक्स h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 d बाई डी एक्स ऑफ h2 स्क्वायर l माइनस एक्स टू द होल पावर 2 1/2 इक्वल टू 0। अब इसमें चेन रूल लगा दीजिए। तो पहले लेफ़्ट टू राइट अंदर जाइए, 1/2 बाहर आया, h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 नेगेटिव। फिर अंदर घुस जाइए, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ज़ीरो, कांस्टेंट है h1 h2 कांस्टेंट है, x बदल रहा है सिर्फ, तो यहाँ बचा 2x। फिर इसमें अंदर घुस जाइए तो 1/2 बाहर आया, आपने इसमें से h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर पावर माइनस 1/2 आएगी। अंदर घुस जाइए तो h2 स्क्वायर का डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट था। l माइनस एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2l माइनस एक्स की पावर 1। फिर अंदर घुस जाइए, l का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, और ये पूरी संख्या 0 के बराबर। ध्यान से देखो, इस -1 के चलते ये जो सेकेंड टर्म पूरा आ रहा है नेगेटिव हो गया है, तो जिस कारण से ये राइट में चला जाएगा। तो जैसे ही राइट में गया तो आप पाओगे कि इस 1/2 ने 1/2 को मार दिया, ठीक है, और इस वाले 2 ने इस वाले 2 को मार दिया। दोबारा लिखिए ध्यान से, अगर तुम ये पावर -1/2 देखो तो नीचे जाके रूट बनने वाला है, यानी ये बनने वाला है h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ बचा हुआ है l माइनस एक्स,
तो l माइनस एक्स अपॉन ये पूरी चीज़ नीचे जाके रूट में हो जाएगी, h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट। अब ये जो रिज़ल्ट हमने उसको मिनिमाइज़ कर करा के निकाला है, इस रिज़ल्ट को ज़रा ऊपर लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ऐसे और यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ये डाल दूँ, तो इस ट्रायंगल में गौर से देखना, मैं साइन आई लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। साइन आई का मतलब होगा परपेंडिकुलर विच इज़ x अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ L1 एंड L1 इज़ नथिंग बट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं लिखता हूं साइन r, तो साइन r की जगह मेरे पास आएगा l माइनस एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो की जगह आएगा h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इस चीज़ को अगर तुम देखो तो ये ओवरऑल मैच कर गया है साइन आई से, इस चीज़ को देखो तो ये ओवरऑल मैच कर गया साइन आर से। तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे दिखाई दे रहा है कि साइन आई इक्वल टू साइन आर है। सर ये तो स्नेल्स लॉ है। अभी नहीं, साइन आई इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन आर नहीं है, ये साइन आई इक्वल टू साइन आर है। जब साइन आई और साइन आर बराबर हैं तो इससे एक बात समझ में आती है कि साहब आई और आर आपस में बराबर होंगे। हाँ, इसमें मैथ वाले बच्चे ये जुगाड़ ना लगाना कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ लगाने लगो, क्योंकि इंसिडेंस के लिए किसी भी बाउंड्री पे 0 से 90 डिग्री का एंगल ही अलाउड होता है। तो 0 से 90 के बीच में अगर साइन थीटा और साइन फाई बराबर हैं तो थीटा और फाई भी आपस में बराबर हैं। ये फर्मेट्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ का प्यारा सा छोटा सा प्रूफ है। तो कई बच्चे पूछते भी हैं कि कैसे होता है ये, कहीं से प्रूव होता है कि नहीं, तो डेफिनेटली ये प्रूव है उसका। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे अब? कुछ नहीं, क्योंकि मिरर पढ़ रहे हैं तो हम लोग इस रिफ्लेक्शन में सबसे पहले I इक्वल टू आर के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मिरर ही पढ़ना है, कन्वेंशनल मिरर नहीं पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा ना I इक्वल टू आर के विषय में जानकारी लेकर देखिए। अच्छी किताबों के सवाल हैं और बिल्कुल फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको कुछ चैलेंज नहीं देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि देखो इस तरह से सोचो कि जो लॉ बनाया जाता है वो एक्चुअली बहुत फंडामेंटल है, उससे सारी बातें हो जाती हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो अंदर का तमाशा है ये पूरी तरह से पॉलिश्ड है। ये जहाँ पे एक्सेस कट कर रही है वो ओरिजिन है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो r है। इस एक्सिस के पैरेलल एक रे आ रही है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं इंसिडेंट रे। कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्ट होने वाली रे वर्टिकल हो गई, y के पैरेलल हो गई। ऐसा हो गया और किस पॉइंट पे फॉल करी थी? P पॉइंट पे। फाइंड लोकेशन ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट पे क्या लोकेशन होनी चाहिए ताकि ये जो सिचुएशन बताई गई है सच में ट्रू होल्ड हो जाए, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल हो जाए। तो हमने कहा देखो एक बात तय है, मुझे पता है कि I इक्वल टू आर होता है, तो मुझे सेंटर से पास होने वाली एक लाइन बनानी चाहिए और सेंटर से पास होने वाली लाइन जो है वो तो नॉर्मल कहलाती है। तो I इक्वल टू आर लगाने के हिसाब से मुझे I और R पता होना चाहिए और I और R तो नॉर्मल से नापा जाता था, तो मैंने नॉर्मल बनाया है सेंटर से पास होता हुआ। स्फीयर में, सर्कल में या किसी भी तरह की कर्वी लीनियर बॉडी में जो नॉर्मल होता है वो हमेशा रेडियस होती है, सेंटर से पास होती है। तो तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे के बीच में 90 का एंगल है, उसमें से ये I है और ये R है, तो डेफिनेटली I और R को जोड़कर 90 आ रहा है। तो ये भी मुझे पता है कि I और R बराबर हैं। अर्थ ये है कि 2I बराबर 90 होना चाहिए। अर्थ ये है कि I हो चाहे R हो एक्चुअली 45 डिग्री है। अगर वो 45 है तो कॉमन सेंस है ये भी 45 है। जब ये 45 नज़र आए तो साहब आप यहाँ और एक यहाँ
परपेंडिकुलर ड्रॉ करके चेक करिए एक बार ज़रा। तो ये जो दूरी निकल कर आई है ये P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, और ये जो दूरी निकल के आई है ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं x को देखूं तो वो r cos 45 है, और अगर मैं y को देखूं तो वो r sin 45 है। देखने वाली बात, अगर ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी हो और ऊपर की डायरेक्शन y में पॉजिटिव मानी हो तो y तो हमारा पॉजिटिव है पर x हमारा नेगेटिव है, जिसके कारण से p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -r/√2 45 इज़ 1/√2 और +r/√2 ये होने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, सवाल में कोई स्फेरिकल मिरर और ये और वो कॉन्केव कॉन्वेक्स इस तरह का कोई लोचा नहीं है। सिंपल सी कहानी है कि आपको ये आना चाहिए कि I=R होता है। रिलाई करिए बेसिक फंडामेंटल लॉस पर और उनसे सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, अच्छा है। ज़रा कुछ और बताओ, और देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं आपको इंसिडेंट रे के साथ डेविएशन का बेसिक एंगल बताता हूँ कि क्या होता है। ये इंसिडेंट रे है और ये साहब रिफ्लेक्टेड रे है। आप इन दोनों को मार्क कर लीजिए। एरोज़ बनाने बहुत ज़रूरी, लास्ट क्लास में बताया ही था। एरो नहीं बनाओगे नंबर कटेंगे, और नंबर कटने की भी बात बहुत नहीं होती है। सच बात तो ये है कि जब वो रेज़ हैं तो एरो बनाओ ताकि बता पाओ कि लाइट का प्रोपगेशन कौन सी डायरेक्शन में, रिक्वायरमेंट है भाई। तो मान लेते हैं कि ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो ये तो तय है कि आर और आई बराबर होंगे। अब एक काम करो, इंसिडेंट रे को भाई साहब आगे बढ़ाओ। अब बच्चा पूछता काहे बढ़ाएं? बढ़ाओ तो तभी तो पता चलेगा। ये इलांगेटेड इंसिडेंट रे है, फर्जी नाम है। इलांगेटेड मतलब अपने मन से आगे बढ़ाई हुई। तो ये इंसिडेंट पाथ को ही दिखा रही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को ही दिखा रही है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से फाइनल रिफ्लेक्टेड रे ने कितना एंगल बनाया ये बताता है कि रे एक्चुअली कितना मुड़ गई है और कितना डेविएट हो गई है। इसी को बेटा डेविएशन कहते हैं। और एंगल है ये रे आ रही थी यहाँ पे और हमने एक्चुअली इसे इतना मोड़ दिया है, ये डेविएशन है। बढ़िया बात है, डेविएशन है। तो ये डेविएशन का ज़रा वैल्यू बता दीजिए। तो हमने कहा डेविएशन की वैल्यू इस तरह से है कि अगर मैं इस लाइन को देखूँ तो लीनियर पेयर 180 है, उसमें I और I2I निकल गए हैं, जो बचा हुआ है वो बेटा डेल्टा है। तो अर्थ ये निकल कर आया कि टोटल पाई में से अगर मैं 2I निकाल दूँ तो मेरा डेल्टा बचेगा। बढ़िया बात है। इस डेल्टा को मैं -2I + पाई लिखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसे y एक्सेस में प्लॉट करना चाहता हूँ, इसे x एक्सेस में प्लॉट करना चाहता हूँ, और ये इस प्रकार से -mx + c का ग्राफ बन जाएगा। और जब ये होगा तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आइडिया आएगा, सर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, यहाँ पे डेविएशन का, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और ग्राफ को ऐसे चेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 से 90 के बीच हो सकता है। 90 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा नहीं, बिल्कुल फिक्स बात है। तो जब हमारे पास यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में चेक करना, अगर मैंने I की वैल्यू को 0 रखा है तो फिर डेल्टा की वैल्यू सीधी सीधी पाई है। और अगर मैं I की वैल्यू को 90 डिग्री रख दूँ या 90 की जगह मैं उसे π/2 कह दूँ तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो π/2 से माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा 0। तो ग्राफ जो है वो एसेंशियली यहाँ तक जा रहा है। देखो, जब I की वैल्यू 0 है, I 0 होने का मतलब ओरिजिन पे, तो डेल्टा जो है वो बेसिकली पाई है। और जब I की वैल्यू ध्यान से देखो तो π/2 है तो डेविएशन 0 है ना। एक्स एक्सिस को कट कर गया ग्राफ। तो ये ग्राफ है ना, इसके पीछे ना आगे ना ऊपर ना नीचे, जो ग्राफ बनाया जैसा बनाया बिल्कुल सही है। हाँ, स्केलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर तुम देखो ध्यान से तो डेविएशन की ये जो रेंज है इसको मैंने बहुत छोटा बना दिया है, ऑल दो वैल्यूज़ की पाई है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेंज को देखो, इस लेंथ को मैंने बड़ा बना दिया है, जबकि वहाँ पे सिर्फ π/2 है। तो इस स्केलिंग से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए आइडिया। तो ये बच्चा डेविएशन है। ठीक है, अच्छी बात है। कोई और सवाल है? हाँ, एक बुक का और अच्छा सवाल है। क्या? मानो कि ये एक एक्सिस है
लेट्स से ये एक्सेस है और ठीक नहीं बना, मैं दोबारा बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। यार अच्छा बन जा भाई, क्यों अच्छा नहीं बन रहा है? वैसे बना तो ये वाला सही था। अब ठीक है। ऑल तो इसको इतना साफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि ऑनलाइन मोड है तो जो भी देखेगा उसे साफ समझ आना चाहिए कि बनाया क्या जा रहा है। एंड वी हैव टेकन अनदर एक्सेस जिसे वाई कह रहे हैं, और ये जो ग्राफ है इस ग्राफ की एक इक्वेशन है जिसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह रहे हैं। ग्राफ क्या बनाया है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि x एक्सेस के पैरेलल ग्राफ बना है और ये रहा आपका y एक्सेस, है ना, x के सिमेट्रिक बना हुआ है, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। और तुमने क्या कर दिया है, इस मिरर को अंदर से पॉलिश कर दिया है। अब ध्यान से देखने की बात कि आपने क्या किया, एक रे लाए, उस रे को इस एक्स एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करा दिया और कहा कि ये इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहीं जाएगी। मान लेते हैं कि इन्होंने कहा कि ये भैया सीधी चली गई, तो हमने कहा वेरी गुड, सीधी चली गई, अच्छी बात है। तो ये ऐसे वर्टिकल चली गई, तो इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल है और रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल है। तो कह रहा है कि किस पॉइंट पे कांड हुआ था, सबने कहा पी पॉइंट पे हुआ था। तो जब पी पॉइंट पे कांड हुआ था तो कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होंगे, तो हमने कहा बढ़िया, देखो अब ये स्फीयर या सर्कल तो है नहीं कि डायरेक्ट इस पे परपेंडिकुलर मिल जाए, तो किसी और तरह के कर्व पे परपेंडिकुलर डालने का बेस्ट जो तरीका होता है वो बच्चा होता है कि जिस जगह पर परपेंडिकुलर डालना है उस जगह पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। तो जब ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी तो आफ्टर ड्राइंग टेंजेंट जिस जगह पे परपेंडिकुलर डालना है इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालिए। तो हमने कहा अच्छा भाई, इसका मतलब कभी भी परपेंडिकुलर डालना हो तो कोई कर्व मिल जाए तो पहले जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालना है उस पॉइंट पे टेंजेंट डालो और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाओ। तो मुझे पता है कि ये जो चीज़ है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये चीज़ सीधी सीधे तौर पे क्या है बच्चा, नॉर्मल है। हमने कहा अच्छा, क्योंकि नॉर्मल तुमने बता ही दिया है तो ये वाला एंगल आई होगा और ये वाला एंगल आर होगा, और तुम जानते हो कि आई इक्वल टू तो आर होना ही है। क्यों होना है? अरे आई इक्वल टू आर होता है, और क्योंकि उस सवाल में बिल्कुल स्पेसिफिक होकर कहा गया है कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन है, आने वाली हॉरिजॉन्टल और रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल है, तो टोटल एंगल तो 90 है। तो आई और आर बराबर बराबर में बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा, 45। और अगर ये एंगल 45 है तो मेरे बच्चे ये बचा हुआ एंगल भी डेफिनेटली 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर है, 45 ये है तो 45 ये है, मिला के 90 हो गया। और ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी 45 होगा। यानी कि अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने जाऊं, पी पॉइंट की टेंजेंट का स्लोप, तो उसका एंगल तो मुझे मिल ही गया है, 45 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan 45 विच इज़ 1। सर स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या था? तो वो सर होता था dy/dx, उसकी वैल्यू आ रही है 1। बट dy/dx कैसे निकालें? तो हमारे पास भैया y भी है और x भी है, तो dy/dx निकाल लीजिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy/dx ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू dy/dx ऑफ x। dy/dx ऑफ x तो 1 हो गया, dx/dx इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट 2y dy/dx। चेन रूल लगाया है ना, पहले y को x मान के उसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया और बाद में y का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, तो dy/dx की वैल्यू आ गई 1/2y। और dy/dx ये चीज़ तो स्लोप होती है,
और अगर मैं पी पॉइंट की स्लोप की बात करूं तो पी पॉइंट की स्लोप तो अभी हमने लिखी कि वो तो 1 है, तो लॉजिकली 1 की वैल्यू आ गई 1/2y, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। जैसे ही y की वैल्यू 1/2 आई, आपने इस ग्राफ में x की वैल्यू निकाल ली, y की जगह 1/2 डाला एंड यू गेट x इक्वल टू 1/4, यानी कि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अगर मैं p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने जाऊं तो x कोऑर्डिनेट है 1/4 और y कोऑर्डिनेट है 1/2। अब ध्यान से समझना बेटा, दोनों क्वेश्चन 90 डिग्री के हैं, बट एक्चुअली ऐसा कह दिया जाए कि आने वाली रे और ऐसे जा रही है और इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा जो इसे 30 और इसे 30 कहेगा। तो कहने का अर्थ ये निकल कर आया कि 30-30 एंगल देखते ही तुम्हारे दिमाग में थॉट आएगा कि सर ये भी 30 होना चाहिए। नहीं, ये 30 नहीं होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये 60 है, तो फिर ये 60 होना चाहिए। तो आपको टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। थीटा देख के ही करना, रट हटा के ना करना कि ये बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते, देख के करना। टेंजेंट की स्लोप मिली और टेंजेंट की स्लोप dy/dx होती है, और जो भी ग्राफ होगा उसका फंक्शन दिया होगा, फंक्शन में से dy/dx निकाल लो और फिर ये जो स्लोप निकाली हुई इसे यहाँ पुट कर दो, x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। और जब तुम्हें x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी तो तुम किसी भी तरह के ग्राफ का आंसर निकाल पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, है ना। भागना नहीं है पढ़ाई से, और ऐसा भी जीनियस नहीं बनना है कि मुझे सब आता है। तो मैं सब कुछ एक क्वेश्चन देख कर बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन लग ही जाएंगे। लगा लो, चमत्कार है, नमस्कार है आपको, पर लगा लो वो ज़रूरी है। स्किप नहीं करना है कि हो तो जाएगा ही, इस आइडिया से नहीं रहना है। y और x अंदर की जो सरफेस है इसको जी जान से हमने पॉलिश कर रखा है, और एक रे आती है और वो ऐसी जगह पे फॉल करती है कि ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाती है। ठीक, ये रे इंसिडेंट है और ये रे रिफ्लेक्टेड है। कह रहा है कि P पॉइंट से तमाशा हुआ था, निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that deviation is 120 डिग्रीज। इंसिडेंट रे 120 डिग्री तक डेविएट हो गई, तो बताइए कि क्या है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब डेविएशन को ज़रा एक बार ऊपर जाके याद करो कि था क्या डेविएशन। डेविएशन एक्चुअली इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ये एंगल नहीं है। इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ और फिर देखो कि रे कितना मुड़ी, ये, और सेंस भी बताया जाता है डेविएशन में कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं तो कह रहा हूँ इंसिडेंट रे को भाई साहब आगे बढ़ा लो। तुमने कहा बढ़ा लिया, हमने कहा अगर ये इंसिडेंट रे आगे बढ़ गई तो उसने कहा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 120 है। अर्थ ये निकल कर आया कि जो टोटल एंगल है ये 60। तो हमने कहा तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि स्फीयर दे रखा है। तो स्फीयर के केस में जो स्फीयर के सेंटर से निकलेगी लाइन वो डेफिनेटली हमारे लिए नॉर्मल का काम करेगी। ठीक, और नॉर्मल से अगर तुम ध्यान दो तो ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा, और आर तो आई के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये 2 बार आई के मिलने से बना है। तो तुरंत इक्वेशन बना लीजिए, 2 बार आई के मिलने से 60 का एंगल बनता है, तो आई की वैल्यू तो 30 आने वाली है। और क्योंकि ये 30 आ रही है, बढ़िया बात है, तो लॉजिकली ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो करस्पॉन्डिंग के हिसाब से ये एंगल भी कितना है, 30 डिग्री है। एंड वी नो कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए एंड दैट्स इट। ये है x और ये है y। रेडियस की वैल्यू जो है वो r है, तो x को देखोगे तो लिखोगे r cos 30 माइनस में, क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है ना, हम लोग हमेशा कन्वेंशन में इधर ही प्लस मानते हैं इसलिए, और ऊपर की तरफ प्लस मानते हैं। मान उल्टा भी सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वो बार बार डिफाइन करना पड़ेगा। y की वैल्यू आ गई r sin 30, और यही हमारे P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। यही सवाल आपको देखना है, सोचना है। देखिए I = R की प्रॉपर्टी है, उसी का एप्लीकेशन है, जस्ट गो थ्रू इट। ये अच्छे सवाल हैं। इसी तरह के सवालों को आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 60 डिग्री का दिया है,
आप 90 डिग्री बना लीजिए, 45 डिग्री बना लीजिए। बच्चा कहेगा 45 में तो 22.5 डिग्री आधा बचेगा, तो बस बच्चा उसकी वैल्यू याद कर लो, सॉल्व हो जाएगा, नथिंग स्पेशल। ठीक है, तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं। एक प्रॉब्लम ये पैराबोला का है, पैराबोला का एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे ये एक सुंदर प्यारा पैराबोला है, ऐसा बनाते हैं। जानबूझ के इसमें एक्सेस बनाई जा रही है, तो ये है x और ये है y, और ग्राफ की जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 2x²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मिरर पे क्या किया गया है? पैराबोलिक मिरर पे पॉलिश कर दी गई है। और इस पर कोई एक रे आ रही है, मान लेते हैं वर्टिकल आ रही है। जानबूझकर इस बार वर्टिकल दी है, और रिफ्लेक्ट कराने के बाद मैंने उसे कह दिया कि तुम भैया हॉरिजॉन्टल हो, तो इसने कहा ओके हॉरिजॉन्टल है, कोई टेंशन नहीं। तो ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। फिर ये कहेगा बताते जाओ, सब जो मतलब है बोलते जाओ। तो हमने कहा यार सबसे पहले पकड़ो पी, क्योंकि पी के ही कोऑर्डिनेट निकालने, वो बिंदु हमें प्रेडिक्ट करना है जहाँ से ऐसा हो जाएगा। थ्योरी से प्रेडिक्ट कर लें और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके देखें, और मैच करेगा ही करेगा। फिज़िक्स उसी साइंस का नाम है जिसमें बनाई गई थ्योरी सब कुछ प्रेडिक्ट कर देती हैं, और जब नहीं कर पाती हैं तो हम थ्योरी को और अच्छा करते हैं, अपग्रेड करते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। क्या सिखाया गया था कि I इक्वल टू आर होता है। I इक्वल टू आर नापते कहाँ से हो? नापते हो नॉर्मल से। तो नॉर्मल यानी कि इवेंचुअली नॉर्मल तो चाहिए रहेगा। तो नॉर्मल कैसे बनता है? नॉर्मल बनता है टेंजेंट के ऊपर। तो जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट। ये हमारे लिए ध्यान से देखें, तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, और ये देखो ये लाइन जो है ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू मिरर। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखूं तो कोई बच्चा कहेगा कि सर देखो ये एंगल I और ये एंगल R नॉर्मल के साथ, और टोटल एंगल 90, तो लॉजिकली बराबर बराबर बढ़ना चाहिए क्योंकि I इक्वल टू R। और ये जो एंगल है ये तो नॉर्मल का एंगल है। हमने कहा अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं टेंजेंट और नॉर्मल के बीच एंगल देखूं तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये 90, ये 45, तो साहब ये भी 45, तो बचा एंगल भी कितना है? 45। तो ये एंगल भी कितना बचा है? 45। पर ध्यान देना इस आदमी की स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप इसकी -1 है। तो अगर मैं इसकी स्लोप पूछूं तो स्लोप -1 है, क्योंकि ये एंगल 45 है, लेकिन एंटी क्लॉक से 45 नहीं आ रहा है, क्लॉक वाइज से 45 आ रहा है। तो जब एंटी क्लॉक घूम के एंगल आता है उसे एंगल बोलते हैं, जब क्लॉक वाइज घूम के आता है उसे माइनस एंगल बोलते हैं। तो इवेंचुअली वो माइनस स्लोप आ गई है। तो अगर मुझे इस टेंजेंट की स्लोप -1 दिख रही है, और स्लोप को तो हम dy/dx कहते हैं, एंड इट इज़ -1, तो यहाँ से तो हम dy/dx निकाल सकते हैं। dy/dx इज़ 4x, और ये वैल्यू तो हमें पता है कि 1 है। तो x की वैल्यू कितनी है? 1/4, और 1/4 x की वैल्यू को वापस रख दो, तो यू विल गेट 1/4 का स्क्वायर, दैट इज़ 1/8। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1/4, 1/8। बढ़िया सोचने वाला सवाल है, इसमें कोई प्लेन मिरर, कोई स्फेरिकल मिरर, ये सब कुछ नहीं है। शुद्ध I इक्वल टू R के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल। ऑल्दो इस तरह के सवाल पेपर में कम आते हैं, पर यकीन मानो बेटा पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोचने की अप्रोच डेवलप करना। जो लॉस पढ़ाए जाते हैं, जैसे तुमने 10th में भी पढ़ा था I इक्वल टू R, पर पूरे केस में तुमने देखा होगा 10th में पढ़ते पढ़ते ऑप्टिक्स ख़त्म हो गई कि I इक्वल टू R का ऐसा कोई मेजर रोल है ही नहीं। हमें तो फॉर्मूला बता दी जाती है, न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, बट एक्चुअली वो जो फॉर्मूला बने हैं ना, जो थ्योरम्स बनी है, उन सब के एक्सप्लेनेशन के पीछे I इक्वल टू R के अलावा कुछ और नहीं है।
बेसिक ज्योमेट्री और आई इक्वल टू आर, और कुछ भी नहीं। ठीक, बढ़िया बात है। तो ये एक सवाल हो गया। आइए साहब, अब क्या करें? अब हम लोग कुछ एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या, बच्चों वाले सवाल हैं, बट क्योंकि ऐसा कई बार स्कूलों में देखा है मैंने कि टीचर पूछते हैं, तो ये कुछ ऐसा सीन है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और मैंने नॉर्मल तीनों ही बना दिए हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, रे आ रही है, रे जा रही है, कह रहा है फाइंड डेविएशन। डेविएशन कैसे फाइंड करोगे? तो हमने कहा सबसे पहली बात तो जो इसने लिखा है वो ठीक नहीं लिखा है। मुझे तो ये एंगल चाहिए था 30 डिग्री, क्योंकि यही आई है, और डेविएशन का मतलब होता था पाई माइनस 2i। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिग्री में चल रहा है, और पाई माइनस 2i में i जो होगा वो पक्का पक्का रेडियन में होगा। या तो फिर इसी डेविएशन को हमें लिखना चाहिए 180 डिग्री माइनस 2i, और यहाँ का i जो होगा वो डिग्री में होगा। तो मेरी समझ में 180 माइनस 2 इंटू 30 दैट इज़ 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। और डेविएशन को अगर तुम चेक करना चाहोगे तो रे आगे जा रही थी, इधर घूमी है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप डेविएशन की डायरेक्शन, उसके घूमने का सेंस प्रिडिक्ट कर पाएँ, बता पाएँ। जब आप ये बताते हैं तो फिर ऐसा माना जाता है कि हाँ आपने पूरा आंसर किया है। तो ये जो क्वेश्चन लल्लू सा था, इसको बताने के पीछे का मुख्य कारण ये था कि आप सबसे पहले तो आई वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, उसे डिग्री और रेडियन में कैसे देखना है, और बाद में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाली बात आंसर में ज़रूर लिखनी है इफ़ द क्वेश्चन इज आस्क्ड। और नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं, नई चीज़ सीखिए, इससे ज़्यादा क्या। तो चलिए जी शुरू करते हैं प्लेन मिरर को। स्टोरी है अब इंटरेस्टिंग, और यहीं से काम चालू होता है, जिसका नाम है प्लेन मिरर। कोई कर्व नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC इनफाइनाइट है, जिस वजह से इसका फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट है। तो याद रखने की बात है कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बेसिक है, पर ये गलतियां बच्चों से होती हैं, छोटी छोटी बातें भूलते हैं। तो देखते जाइए, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के बारे में बताइए। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब प्लेन मिरर इमेज बनाता है तो उसमें बहुत वेरिएशन नहीं होता, एक तरह की ही इमेज बनाने की कोशिश करता है प्लेन मिरर। सबसे पहले तो इमेज प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है। अच्छा, ऐसा है कि आगे चल के समझ में आएगा कि प्लेन मिरर से हम रियल इमेजेस भी बना लेंगे, बट वो रियल ऑब्जेक्ट की नहीं होंगी, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की होंगी। तो अभी जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो इवेंचुअली एक रियल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो फिर प्लेन मिरर डेफिनेटली वर्चुअल इमेज ही बनाएगा और किसी तरह की इमेज नहीं बनाएगा। वर्चुअल इमेज बनाएगा, दूसरी बात इरेक्ट इमेज बनाएगा, और इरेक्ट इमेज के साथ तीसरी बात यह है कि जैसा ऑब्जेक्ट था सेम साइज की ही इमेज बनती है बच्चा, ना छोटी ना बड़ी। अच्छा, अगर सेम साइज की बनती है तो मैग्निफिकेशन तो फिर 1 हुआ, और इरेक्ट है इस वजह से मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ, तो मैग्निफिकेशन +1। कॉनकेव और कॉन्वेक्स +1 मैग्निफिकेशन शो नहीं करते। +1 मैग्निफिकेशन शो करने का काम सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर का है। अगर कोई एक ऐसा मिरर है जो +1 मैग्निफिकेशन शो कर रहा है, दैट हैज़ टू बी अ प्लेन मिरर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो खास बात है प्लेन मिरर के इमेज की वो ये कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। यानी अगर हम मिरर से दूरियां नापें ऑब्जेक्ट और इमेज की तो वो बराबर निकलेंगी। मिरर से जितना दूर रखा होगा ऑब्जेक्ट, मिरर से उतना ही दूर होगी हमारी इमेज। बहुत बढ़िया बात।
मिरर से नापा गया है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापी गई है। चलिए साहब इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के पीछे पॉलिश है। मेरे पास पॉलिश करने का एक अच्छा साधन है, तो मुझे वो शेड डैश 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 नहीं करना पड़ता, बट स्टिल कोई बात नहीं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इसे ओ कह रहे हैं। ये ओ एक्चुअली पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यकीन मानना जितने रे डायग्राम तुमने आज तक सीखे और आगे सीखोगे वो सारे लॉज, वो सारे रूल्स सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, लेंथ ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। सर हमने तो लेंथ ऑब्जेक्ट ही सीखा था। सच्चाई ये है कि जब आप कोई लेंथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस लेंथ ऑब्जेक्ट को आप बहुत छोटे 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 पॉइंट्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं और हर छोटे छोटे पॉइंट की अलग अलग इमेज बनाते हैं और इन इमेजेस को मिलाकर आप पूरे लेंथ ऑब्जेक्ट की इमेज देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही है। हम ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर मिरर पे फॉल करा दें। ये है हमारा डी, ठीक। परपेंडिकुलर, डिस्टेंस का नाम परपेंडिकुलर होता है, सिंपल सी बात। अगर बोला गया कि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर। मिरर के उतना ही पीछे चले जाओ और वहां पर इमेज होगी, ठीक, अच्छी बात है। यानी कि ये जो चीज़ है ये आपको पहले ही बना लेनी है। मतलब हमें पता है कि प्लेन मिरर जो है वो बराबर साइज़ की और बराबर दूरी पर इमेज बनाता है, तो परपेंडिकुलर डाल के पीछे की तरफ उतनी ही डिस्टेंस पे आप इमेज बना लीजिए, कोई तमाशा नहीं। फिर क्या करें? इमेज बनाने के लिए 2 रेस का इस्तेमाल करते हैं। 2 ही का क्यों करते हैं, 4 का कर लो। इमेज के लिए बहुत सारी रेज होती हैं, 1-2 नहीं, बहुत सारी रेज होती हैं, पर जहाँ 2 कट करती हैं सारी वहीं कट करती हैं, या बहुत सारी वहीं कट करती हैं, तो जिससे इमेज दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली आपको वो सारी रेस वहीं कट करेंगी। 2 से काम चलाओ और मान लो कि बाकी सब भी वहीं जा रही हैं, ठीक है। तो हमने 2 रेज निकाली और मिरर पे फॉल करा दी। मिरर पे फॉल कराने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये रेस डेफिनेटली इमेज से पास होनी चाहिए थी, तो आपने इमेज से पास करा लिया। समझना बच्चा मेरी बात को। तुम करते क्या हो, रे बनाते हो, इसे बैक प्रोड्यूस करते हो और फिर यहाँ से इसे मिला देते हो। देखो लाइन टेढ़ी हो गई, क्या करो, पहले ऑब्जेक्ट से रे निकालो, फिर इमेज तो तुम मार्क कर ही चुके थे पहले से, तो इमेज से उल्टी रे बना दो। रे डायग्राम सीधा बनेगा, गलत कभी होगा नहीं। तो इसे भी इमेज से पास कराओ, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद तो इमेज बन गई, तो रिफ्लेक्टेड रेस को डेफिनेटली इमेज से पास होना ही है, तो आप इमेज से ही पास करा दीजिए। और अगर यहाँ पर कहीं आपके पास नेत्र है तो आपको दिखाई देगा कि ये आपकी इमेज है, ठीक है बात? हाँ सर बिल्कुल सही है। पर ये बात जो मानी गई है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, ये कैसे प्रूव हुआ, उसका भी प्रूफ देते हैं और उसका डिस्कशन है बेसिकली, वो खुद भी आप कर सकते हैं, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल इसको देखो कि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा बहुत और देखते हैं। इसमें आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट से रे निकलकर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस पर अगर रे पड़ जाए तो रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद ही तो हमें इमेज दिखाई देती। तो यानी इमेज बनने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ऑब्जेक्ट से रे निकले और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करे। तो मैं लिख लेता हूँ, ऑब्जेक्ट से रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करे। अगर ऐसा सच में हो रहा है तो यकीन मानिएगा बेटा कि इमेज बनेगी। बनेगी तो दिखेगी, इसकी गारंटी नहीं करते। आप जाके कहीं कमरे में बंद कर लो अपने आप को और कहोगे हमें इमेज नहीं दिख रही, तो हम तो बंद कमरे में नहीं बैठेंगे। अबे मतलब ऐसे जोन में खड़े हो जिस जोन में आपको इमेज दिखाई दे, तब तो मानो कि इमेज दिखी। और किसी ऐसे जोन में खड़े हो कि इमेज बन तो रही पर आप तक रेज ही नहीं आ रही, तो आपको नहीं दिखाई देगी। यानी कि इमेज बनने का कहानी अलग है और इमेज दिखने की कहानी अलग है। जैसे यहाँ खड़े हो गए आप, सोचिए यहाँ खड़े हैं आप तक रे आ रही है, नहीं आ रही, आपको नहीं दिखाई देगा, पर बन तो रही है, हाँ बन रही है। और ये जो बात अभी प्रूव करने वाली थी उसको ज़रा मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूँ, है ना, प्लेन मिरर के, तो आपको अच्छा लगेगा देखकर कि हाँ इसका भी प्रूफ है प्रॉपर।
तो अगर आप एक परपेंडिकुलर फॉल करा दें तो जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट उतना ही दूर मिरर से इमेज, ऐसा है। एक रे को तो आप सीधा ही मान लीजिए कि ये रे सीधी सीधी जा रही थी और यही रे यहाँ से टकरा कर वापस आ गई, ठीक है। और एक रे को भाई साहब आप ऊपर भेज दीजिए, और ये रिफ्लेक्ट होके आगे चली जाएगी। मैं जानबूझकर एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूं, ध्यान से देखना। ये नॉर्मल दिख रहा है आपको? ये नॉर्मल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट के हिसाब से ये एंगल थीटा है, और ये एंगल तो आई के बराबर है, तो लॉजिकली ये भी थीटा होगा क्योंकि ये तो आर के बराबर है। और अगर ऊपर वाला एंगल ये आर है तो फिर करस्पॉन्डिंग के हिसाब से ये भी आर है, तो यानी ये भी थीटा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, थीटा थीटा भाई भाई, कोई टेंशन की बात नहीं। अब ट्रायंगल देखना, इसका नाम देता हूँ मैं, इसको बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी। तो एक तरफ मेरे पास ओ ए बी ट्रायंगल है, एक तरफ मेरे पास आई ए बी ट्रायंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ ए बी और आई ए बी, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को चेक करना। तो तुम्हें दिखाई देगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा और थीटा बराबर है, और एक एंगल 90 और 90 बराबर है, और ए बी साइड दोनों में कॉमन है। तो आपको एंगल एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी दिखाई दे गई, यानी ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये दूरी d1 है और ये दूरी d2 है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि d1 और d2 अलग हो जाएं, क्योंकि अगर हुए तो कॉन्ग्रुएंसी ख़त्म हो जाएगी। वो हमने प्रूव कर दिया कि कॉन्ग्रुएंसी तो है। इस वजह से जितना दूर ऑब्जेक्ट से, जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर मिरर से इमेज है। ये बात याद रखनी है बेटे, इतनी मुश्किल भी नहीं है कि याद ना रह जाए, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, पर ये इसका प्रॉपर प्रूफ है। इसमें भी एक बात आती है कि सर हम इमेज को क्यों एज्यूम करते हैं कि इमेज है, इमेज क्यों हमारे दिमाग में मैनिफेस्ट होती है, कोई चीज़ दिखने क्यों लग जाती है। ऑब्जेक्ट दिख रहा था, दुनिया में सब बातें सही चल रही थी, आपके पास लेट अस सपोज कि एक ऑब्जेक्ट आया, आपने इससे एक सुंदर सी परपेंडिकुलर डाला, और परपेंडिकुलर डालने के बाद जितनी डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट था उतनी डिस्टेंस पे मिरर से इमेज लग ली, और फिर आपने से दो रेज निकाली, जैसे मैं निकाल रहा हूँ अभी, है ना। और ऐसी दो रेज इसी ऑब्जेक्ट से इसी मिरर से पास कराई, और उसे पास होना चाहिए इमेज से, क्योंकि इमेज से पास होगी तभी तो इमेज दिखाई देगी। रिफ्लेक्शन के बाद की रेज इमेज से पास होती हैं, और रिफ्लेक्शन से पहले की रेज ऑब्जेक्ट से आती हैं। टिडिंग 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 टिडिंग। और ये आपके सुंदर सी आँख है ना, सुंदर तो नहीं है, साफ बना लो इसे। तो ये आपकी आँख है। तो ये आपको इमेज क्यों दिख रही है, मिरर के अंदर क्यों दिखाई दे रहा है। तो सोचो कि मैं इसी पूरे सीन को कॉपी कर लूं, ध्यान से देखना। ठीक, ध्यान से देखना। मैं इस मिरर को हटा देता हूं और मैं इस पूरे सिस्टम को हटा देता हूं। सोचो कि अगर यहां पे सच में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता इमेज की जगह पे, तो इससे क्या एग्जैक्टली इसी ज्योमेट्री की रेज आती है जिस ज्योमेट्री की राइट वाले डायग्राम में इमेज से आ रही हैं। हाँ, तो हमारा ब्रेन तो ये देख रहा है ना कि किस डायरेक्शन से रेज आ रही हैं, दैट्स इट। और उस डायरेक्शन की रेज को देखकर ये अज्यूम कर रहा है कि हमें कोई इमेज या कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो हमारा ब्रेन परसीव करता है कि यहाँ सामने मिरर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम इमेज कहते हैं। इस लॉजिक से ऐसा होता है। चलिए भाई,
हम लोग प्लेन मिरर के रे डायग्राम्स, इमेज कैसे बनती है, कहाँ कहाँ से दिखती है और कहाँ कहाँ से दिखती है, इस पर बहुत सारे सवाल अगले लेक्चर में करेंगे। ये बेसिक्स हैं। अभी 1-2 लेक्चर, हमने 2 लेक्चर आज ख़त्म हो गए, तो ये बेसिक्स पे ही ख़त्म किया है। इसके बाद अब प्रॉब्लम्स और डिस्कशन और सो कॉल्ड थोड़ा सा ब्रेन टीजिंग टाइप का केस हम लोग आगे के लेक्चर्स में लेंगे। 3rd लेक्चर ऑनवर्ड्स ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मिलेंगे बच्चा अगले लेक्चर में। इन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए, बहुत बढ़िया लेक्चर्स हैं ये, है ना। आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे, मिसकंसेप्शन भी दूर हो जाएंगे और इसको कॉन्टिन्यूसली देखते रहना।